हेलो फ्रेंड, प्रभात क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया था, साथ में उसका प्रैक्टिस भी किया था। उसी प्रोसेस में देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का ही सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसका वन शॉट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वन शॉट। देखो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखना है, ठीक ना? और साथ में जो भी मैं पढ़ाऊँ उसको नोट करते हुए चलना है, ठीक? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है कि उम्मीद ऐसी होनी चाहिए, उम्मीद ऐसी होनी चाहिए जो लक्ष्य की ओर ले जाए। उम्मीद ऐसी होनी चाहिए जो लक्ष्य की ओर ले जाए, और लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपको जीवन जीना सिखाए। समझा? इसलिए आप लोग अच्छे से मेहनत करें। और जो एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत ही नज़दीक आप लोग को एग्ज़ाम है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। समझे? जो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है? अम्ल। देखो अम्ल क्या होता है? अम्ल, देखो अम्ल से आप लोग क्या समझते हैं? पहले मैं बोलूँ कि अम्ल है, चलो उसको बताओ कौन सा पदार्थ अम्ल है। तो अम्ल देखो पहले खट्टे में उसका स्वाद होता है, वो खट्टा होता है। कैसा होता है स्वाद उसका? खट्टा होता है। देखो यहाँ पे अम्ल में समझो अच्छा से, अम्ल है ना, अम्ल। जब अम्ल को हम लोग पानी में मिलाएंगे, कहाँ मिलाएंगे? पानी में घोलेंगे। जब पानी में घोलेंगे तो H+ आयन देगा। कैसा आयन देगा? हाइड्रोजन आयन देगा। उसको क्या बोलते हैं? अम्ल। देखो अम्ल दो तरह के होते हैं, ठीक ना? एक प्रबल, मतलब जो शक्तिशाली हुआ, और दूसरा दुर्लभ। ठीक, तो इसका गुण पढ़ो क्या क्या होता है पहले अम्ल का। यह स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। मैंने बताया जब भी कोई अम्ल क्षार से भी क्रिया करेगा, किससे? क्षार से, तो लवण बनाता है। ठीक, और जब भी पानी में घुलेगा क्या? अम्ल, तो हाइड्रोजन आयन देता है। और धातु से भी क्रिया करके, किससे भी क्रिया करता है? धातु से जब भी अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस, कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस निकालता है, H2 गैस निकालता है। देखो कितने पॉइंट मैंने बताया, सबको नोट करो। अगर इस स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। पहला क्या हुआ? स्वाद में क्या हुआ? खट्टा। दूसरा, ये क्षार से रिएक्शन करेगा। किससे करेगा? क्षार से। तो ये बनाता है क्या क्या? लवण बनाता है। क्या बनाता है? लवण। ठीक, पानी में घुलता है तो H+ आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक, देखो सबसे जो मेन है ना, इसमें पूछेगा लिटमस पेपर। कोई भी चीज़ अम्ल है, क्षार है, कैसे पता करेंगे? उसके लिए एक लिटमस पेपर आता है। देखो जब भी उस पेपर में हम लोग कोई अम्ल को पता करना रहेगा, तो वो लिटमस पेपर होता है, जो नीला से, कहाँ से? नीला से किस में कन्वर्ट हो जाता है? लाल में। अगर नीला से लाल हो रहा है तो क्या है? कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज़, अगर उसको हम लोग लिटमस पेपर के अंदर डालते हैं और नीला से लाल हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? अम्ल। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो अम्ल तो समझ गया। मैंने क्या बताया था? अम्ल दो तरह के होते हैं। पहले को क्या बोलते हैं? प्रबल, मतलब शक्तिशाली, जो ज़्यादा H+ आयन दे। ठीक ना? ये जब भी पानी से, मतलब ये वाटर है, क्या है? H2O। जब भी ये पानी से पूरी तरह टूटता है, जो अम्ल पानी में पूरी तरह टूटकर H+ आयन, मतलब पूरी तरह से H+ आयन दे दे, उसे बोलते हैं प्रबल अम्ल। ठीक, जैसे H2SO4, H2SO4 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। एक होता है HCl, हाइड्रोक्लोराइक अम्ल। ये सब क्या है? शक्तिशाली अम्ल है। ये जब भी पानी से रिएक्शन करेगा, ये पूरा H+ आयन दे देता है। दूसरा आता है दुर्बल। क्या? दुर्बल, देखने में लग रहा है दुबला पतला। समझा?
ये दुर्बल होता है ना, जो पानी में पूरी तरह नहीं टूटता है। वाटर में पूरी तरह से H प्लस आयन नहीं देता है, देता है H प्लस, लेकिन पूरी तरह से नहीं देता है, कम मात्रा में देता है। उसे बोलते हैं दुर्बल अम्ल। इसमें आ गया एसिटिक एसिड। एग्जाम्पल देखते चलो, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड और सिट्रिक एसिड किसका एग्जाम्पल है? दुर्बल अम्ल का, ठीक ना। देखो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए हैं। अम्ल दो तरह के होते हैं, शक्तिशाली अम्ल, दुर्लभ अम्ल। शक्तिशाली में क्या होता है, वो पूरा पूरा H प्लस आयन देता है, उसे बोलते हैं शक्तिशाली अम्ल। जो पूरी तरह से पानी में नहीं घुलता है और H प्लस आयन नहीं देता है, उसे बोलते हैं प्रबल या दुर्बल अम्ल। देखो ये दोनों समझ हुए अच्छा से। देखो इसके बाद देखो एक क्वेश्चन आता है, अल्कोहल और ग्लूकोज जो है ना, दो यौगिक है, इसको किसी भी अम्ल में नहीं रखा गया है, क्यों? इसको किसी भी अम्ल में नहीं रखा गया है, क्यों? देखो इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि यह अम्ल के गुण को नहीं दर्शाता है। कोई भी अम्ल का गुण है ना, वो नहीं दर्शाता है, अम्ल का गुण इसमें नहीं है, इसलिए इसे किसी में नहीं रखा गया है। और साथ ही साथ ये H प्लस आयन, H प्लस आयन है वो भी नहीं देता है। तो जब H प्लस आयन ही नहीं देगा, वो अम्ल का गुण को फॉलो ही नहीं करेगा, तो उसे हम अम्ल क्यों कहेंगे भाई, उसमें रखेंगे क्यों? समझ गया इस क्वेश्चन को अच्छा से? बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव में आता है कि बताओ अल्कोहल कौन सा अम्ल है, तो ये अम्ल है ही नहीं है। देखो एक क्वेश्चन और है, देखो जब भी जल की अनुपस्थिति, मतलब जहाँ पे जल नहीं हो, अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। बोल रहा है जल जहाँ अपसेंट है, क्या है मतलब वहाँ पे नहीं है, तो अम्ल का व्यवहार अम्लीय कहीं क्यों नहीं होता, मतलब वहाँ पे जो अम्ल है वो अम्ल की तरह क्यों नहीं बिहेव करता है? देखो इसका तो सिंपल आंसर है, जब जल ही नहीं है तो H प्लस आयन में टूटेगा ही नहीं, जब H प्लस आयन देगा ही नहीं तो अम्ल किस बात का भाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो अम्ल तो पढ़ लिए हम लोग, अब क्षार आता है, क्या? क्षार। देखो अम्ल में मैंने क्या बोला, जो पानी से घुलकर, क्या पानी से घुलकर H प्लस आयन दे, कौन सा आयन दे? H प्लस, उसे क्या बोलते हैं? अम्ल। अगर पानी में टूट कर कोई चीज OH माइनस आयन दे, OH माइनस आयन दे, उसे क्या बोलते हैं? क्षार। कौन सा आयन? OH। OH को क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। वह पदार्थ जो पानी में घुलकर हाइड्रोज ऑक्साइड आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्षार। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब KOH, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। समझा? ये सब किसका उदाहरण है? क्षार का। देखो जिस तरह से हमने क्या पढ़ा, अम्ल, उसी तरह से क्षार भी कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक के बोलते हैं प्रबल क्षार, एक को बोलते हैं दुर्बल क्षार। ठीक, अब दोनों में अंतर बता समझ लो। देखो पहले क्षार का गुण, जैसे अम्ल का गुण हमने पढ़ा था, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। लेकिन क्षार कैसा होता है? कड़वा होता है। क्या होता है? स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। दूसरा, ये जब पानी में घुलता है, कहाँ? पानी में घुलता है, तो OH माइनस आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक, और अगर अम्ल से विक्रिया करता है, कहाँ से करता है? अम्ल के साथ रिएक्शन करता है, मतलब एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो ये क्या देता है? लवण बनाता है। क्या बनाता है? लवण, मतलब साल्ट का निर्माण करता है। ठीक ना। देखो मैंने बताया था लिटमस पेपर का, अम्ल में क्या बताया था? ब्लू को क्या करता है? लाल में। यहाँ लाल को कौन सा पेपर करता है? लाल को किस में करता है? नीला में। उसे क्या बोलते हैं? क्षार। इसको जब छूते हैं ना, जब कोई भी
क्षार को हम लोग छूते हैं मतलब स्पर्श करते हैं, ये चिकना होता है। क्या होता है? चिकना होता है। देखो अब दोनों में पहले अंतर समझ लो। देखो मैं इस साइड लिख रहा हूँ अम्ल, इधर लिख रहा हूँ क्षार। देखो अगर पानी के साथ अम्ल रिएक्शन करता है तो कैसा आयन देता है? H+। ये देता है OH-। देखो फर्स्ट अंतर हो गया। इस स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा। ये होता है कड़वा। क्या होता है? कड़वा। तीसरा देखो, ये लिटमस पेपर को लाल नीला से क्या करता है? लाल। ल अंत में आ रहा है ना तो लाल करता है, उसको बोलते हैं अम्ल। क्षार क्या हुआ? ये लाल को क्या करता है? नीला। तो इसे बोलते हैं क्या? क्षार। समझ गए यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था? अम्ल दो तरह के होते हैं। उसी तरह से क्षार भी कितने तरह के होते हैं? क्षार भी दो तरह के होते हैं। ठीक, कौन कौन? देखो फर्स्ट को बोलते हैं शक्तिशाली क्षार। क्या? शक्तिशाली। मतलब नाम से ही लग रहा है क्या? शक्तिशाली है। जो पानी से, वह क्षार जो पानी में पूर्ण रूप से टूटकर, मतलब पानी में जब मिले तब पूर्ण रूप से टूटकर OH- आयन देता है। कौन सा आयन देता है? OH। पूरी तरह से टूट जाता है। इसमें हाइड्रोक्साइड में। उसे बोलते हैं कौन सा क्षार? शक्तिशाली क्षार। जैसे NaOH, ये जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी से रिएक्शन करता है, मतलब पानी के साथ रिएक्शन करता है, तो ये हमेशा क्या देता है? OH- आयन देता है पूरी तरह से एकदम। Na+OH-। ठीक। उसी तरह से दूसरा क्या है? दुर्बल क्षार। कौन सा क्षार? दुर्बल। जो पानी में पूरी तरह से न टूटकर कम मात्रा में OH आयन देता है। देता क्या है? OH- आयन, लेकिन पूरी तरह से नहीं, मतलब पूरा पूरा ना टूट जाए, हल्का टूटे, कुछ भाग टूटे, उसे बोलते हैं दुर्बल। मतलब दुबला पतला, कम है भाई। अब देखो जो सबसे बड़ा चीज़ है ना, एक हर साल बोर्ड में जितने भी बोर्ड एग्जाम होते हैं, कंपटीशन एग्जाम होते हैं, सभी जगह पूछता है, ठीक ना? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? एक तरह का देखो प्रोसेस है। क्या है? उदासीकरण एक तरह का क्या है? प्रोसेस है। देखो इसको हम लोग अच्छे तरह से पढ़ रहे हैं, ठीक ना? कोई भी पॉइंट छूट नहीं रहा है, पूरे NCERT कवर कर रहे हैं। ठीक। देखो उदासीकरण क्या होता है? देखो जब हम लोग किसको? अम्ल को और क्षार, अम्ल और क्षार को मिलाते हैं ना, तो लवण तथा जल बनता है। क्या बनता है? लवण प्लस जल। इसी को बोलते हैं क्या? उदासीनीकरण। मतलब अम्ल एवं क्षार मिलकर, लवण तथा जल बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यह एक कैसा अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी है। देखो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो मैंने क्या बोला? अम्ल और क्षार मिलता है तो क्या बनाता है? लवण और जल। देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का क्या है? क्षार है। क्या है? क्षार। HCl मतलब हाइड्रोक्लोराइड एक तरह का क्या है? अम्ल है। जब दोनों मिलता है तो NaCl प्लस वाटर, मतलब एक लवण और पानी बनाता है। तो एक कैसा रिएक्शन हो गया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो आगे क्या लिखा हुआ है? सूचक। सूचक क्या होता है? इंडिकेटर। इसको बोलते हैं क्या है? इंडिकेटर। मानो अच्छा विलयन समझते हो? मत सॉल्यूशन। देखो वह पदार्थ जो किसी विलयन में, मतलब कोई सॉल्यूशन में अम्ल
क्षार की उपस्थिति का पता लगाता है, मतलब दे दिया जाए, ये सॉल्यूशन दे दिए, बोले भाई बताओ इसमें अम्ल है कि क्षार है, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं सूचक। ठीक ना, कोई दिक्कत? सूचक क्या है? सूचक वह पदार्थ है जो किसी विलयन में अम्ल क्षार की उपस्थिति के बारे में बताए कि प्रेजेंट है कि नहीं है, उसी को क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। ठीक, देखो सूचक होते हैं 4 तरह के। कितने तरह के? 4 तरह के। कौन कौन से? देखो पहला को बोलते हैं प्राकृतिक। तुम लोग को 3 ही पढ़ना है, ठीक ना, आगे जा मतलब हम लोग लेवल 11 ट्वेल्थ उन्हें 4 पढ़ना होता है, लेकिन 10th में कितना पढ़ना है? 3 तरह। पहला आता है प्राकृतिक सूचक। कौन सा? प्राकृतिक। दूसरा आता है कृत्रिम सूचक। तीसरा आता है गंधनीय सूचक। देखो बारी बारी से पढ़ते हैं, ठीक ना, ये तो ऊपर ऊपर गया होगा। देखो हर चीज का मतलब उसके शब्द में, मतलब उसके अर्थ में लिखा रहता है, ठीक ना। लिखा हुआ है प्राकृतिक सूचक। क्या? प्राकृतिक सूचक। देखो मतलब जो पौधों से प्राप्त होता है। क्या? पौधों से प्राप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक। जैसे लिटमस पेपर हुआ, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रोजिया पौधे का फूल, हल्दी, सब क्या है? एक तरह का क्या है? प्राकृतिक सूचक है। ठीक, कोई दिक्कत? नोट्स बनाते चलो, ठीक ना, अच्छे से एकदम कान में हेडफोन लगाओ, सुनते हुए चलो। ठीक, देखो दूसरा है कृत्रिम सूचक। कौन सा? कृत्रिम, मतलब जो केमिकल पदार्थ, मतलब केमिकल मैटर से बनता है, रासायनिक पदार्थ से बनता है। जैसे हो गया फिनॉल, फिलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सब क्या है? कृत्रिम पदार्थ है। तीसरा है गंधीय सूचक। गंधीय समझते हो? जो गंध मतलब सूंघ के बता दे कि अम्ल है या क्षार है। जैसे प्याज, लौंग का तेल, मतलब तुम सूंघ ले, अरे यार अच्छा है, क्षार है। ठीक ना, आगे चलते हैं। देखो ये चार्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो रामबाण तुम्हारे लिए। एक क्वेश्चन तो फिक्स है, अगर कोई भी एग्जामिनर हो सोचे अम्ल से बनाना है क्वेश्चन, तो क्या दे भाई? सबसे उसको आसान यही लगता है। चलो उठा दो, तीनों सूचक का नाम है, उसमें क्या सूचक पाया जाता है, और उसमें अम्ल के साथ क्या होता है और क्षार के साथ क्या होता है। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो प्राकृतिक में देखो आता है लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया का फूल का रस। ठीक, देखो क्या लिखा हुआ है, जब भी लिटमस अम्ल के साथ कैसा रहता है? अम्ल के साथ लाल आता है, नीला से कैसा होता? लाल होता है, और क्षार के साथ लाल से नीला। ठीक, उसी तरह पत्ता गोभी में भी लाल होता है, नीला से लाल, और इसमें लाल हरा होता है, लाल भी होता है और हरा भी होता है, ठीक ना, रेड और ग्रीन। हल्दी में देखो लिटमस पेपर का कोई प्रभाव हल्दी में नहीं पड़ता है, ठीक ना, लेकिन हाँ अगर हल्दी क्षार के साथ बदला, मतलब अगर वो क्षार के साथ कर रहा है तो लाल होता है। और हाइड्रेजिया का फूल ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन दो भी अम्ल के साथ करता है ना, तो नीला, और क्षार के साथ कैसा? गुलाबी। देखो दोनों एक ही जगह करा दिए हैं कि तुमको ये ना लगे अच्छा इधर से उधर, मतलब कंफ्यूजन इतना होता है ना बच्चों को, मैं क्या बताऊं, ये नोट्स बनाने में बहुत समय लगा है, ठीक ना। सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, इसको एक बार अच्छे से पढ़ना, एकदम कंसाइज वे में है। ऐसा नहीं कि 4 घंटा का लेक्चर है, 5 घंटा का, 1 घंटा के अंदर ही लेक्चर रहेगा। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना, ठीक ना, सभी का हम जवाब देते हैं। तो दूसरा है कृतम। देखो एक होता है फिनोल्फ्थलीन, एक होता है मिथाइल ऑरेंज। जब फिनोल्फ्थलीन होता है वो एसिड के साथ करता है, रिएक्शन करता है, तो ये रंगहीन होता है, और मिथाइल कैसा देता है? लाल। हाँ लेकिन यही अगर क्षार के साथ हो गया तो फिनोल्फिन देता है गुलाबी, मिथाइल ऑरेंज देता है कैसा? पीला। कोई दिक्कत? लास्ट आ गया गंधीय सूचक। देखो कोई भी गंधीय सूचक हो, वो क्षार के साथ उसका कोई गंध नहीं निकलता है, क्षार के साथ कोई गंध,
बस इसमें एक ही याद करना है, प्याज का रस। किसका? प्याज का रस, जो तेज गंध होता है, बाकी सब समान रहता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। देखो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हमने पीछे तो पढ़ लिया, अम्ल के साथ कैसा लिटमस पेपर शो करता है, क्षार के साथ कैसा करता है। देखो हम आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखो अप्रॉक्स अभी 1 बजने वाला है, कितना 12:56 हो गया है रात में, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना। इसको अच्छे से मेहनत से देखना है, ठीक। अच्छा, वहाँ तक तो हो गया सूचक तक। अगर हम पूछें बताओ इसका केमिकल, कैसे केमिकल से रासायनिक प्रोसेस बताओ कि कैसे पता करेंगे कि ये क्षार है कि अम्ल है, ठीक ना। देखो 2 तरह से पता करते हैं। एक होता है अगर उसको हम कोई धातु से, किससे, धातु से रिएक्शन करवा दें, या धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, समझा। पहले धातु से देखते हैं क्या होता है। जब भी कोई अम्ल क्या धातु से रिएक्शन करता है, मतलब धातु से रिएक्शन करता है, तो देखो वो लवण देता है, क्या देता है, लवण प्लस H2 गैस, ठीक ना। जब भी कोई अम्ल व क्षार को धातु के साथ, मतलब अम्ल हो क्षार हो, कोई भी धातु से अगर रिएक्शन करे, अगर कोई अम्ल भी हो या क्षार भी हो, मतलब धातु से रिएक्शन हो रहा है, मतलब मेटल से रिएक्शन हो रहा है, तो हमेशा लवण देगा प्लस H2 गैस देगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम जोश में। देखो एक आता है पॉप टेस्ट। देखो अगर पता तुम करना है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन वहाँ निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है या नहीं निकल रही है, उसके लिए हम लोग पॉप टेस्ट का यूज करते हैं। देखो जब भी किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है, तब उसका पता लगाने के लिए, क्या करने के लिए, पता लगाने के लिए प्रखनली के पास जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है, जो हाइड्रोजन गैस या पॉप ध्वनि को जलती दिखती है। इसलिए इस प्रकार के टेस्ट को क्या बोलते हैं, पॉप टेस्ट कहते हैं, ठीक ना। अगर कहीं पे भी हाइड्रोजन है, उसका प्रेजेंट पता करना है वो है या नहीं है, उसके लिए पॉप टेस्ट साउंड आता है, ठीक ना, हाइड्रोजन के पास। उससे पता चलता है वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही है या नहीं बन रही है, ठीक ना। ठीक, अगर अम्ल एवं क्षार को धातु ऑक्साइड, किससे, धातु ऑक्साइड से हम लोग रिएक्शन कराते हैं, मतलब मेटल ऑक्साइड, तो क्या बनता है। देखो अगर अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड को हम लोग रिएक्शन कराएं तो लवण प्लस जल बनता है। क्या बनता है, लवण प्लस जल। और धातु को कराएंगे तो क्या बनता है, लवण प्लस हाइड्रोजन। समझ गया। अगर धातु रहा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन। और धातु ऑक्साइड हो गया, क्या हो गया, धातु ऑक्साइड। एकदम दिमाग में रखना है, धातु रहा तो हाइड्रोजन, धातु ऑक्साइड रहा तो जल, ठीक। एग्जाम्पल दिया गया है कॉपर ऑक्साइड, तो है ना कॉपर ऑक्साइड, इसको CO को बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। अगर HCl के साथ मतलब रिएक्शन कर रहा है तो बनाएगा CuCl प्लस वाटर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं एकदम जोश में। चलो देखो हम लोग ने क्या पढ़ लिया, धातु के साथ, धातु ऑक्साइड के साथ, अब कार्बोनेट के साथ पढ़ते हैं, किसके साथ, कार्बोनेट के साथ। देखो जब भी अम्ल, मतलब जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो लवण, देखो अम्ल हुआ, यहाँ से देखो अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट लिखा हुआ है ना के साथ, तो बता लवण प्लस CO2 प्लस वाटर। मतलब जब भी कोई भी अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो लवण CO2 प्लस वाटर, एकदम क्रिस्टल क्लियर, ठीक ना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। अगर धातु हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब अम्ल के साथ धातु हाइड्रोजन ऑक्साइड करता है, तो अम्ल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, जल देगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। यहाँ दिया हुआ है देखो,
अब देखो, चूने के पानी का टेस्ट एक तरह का प्रोसेस है, मतलब चूना में पानी का टेस्ट करते हैं। यह ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनने की, तो CO2 बन रहा है, उसको उपस्थिति दिखाने के लिए हम लोग यह अभिक्रिया करते हैं, जिसमें उत्पन्न गैस को चूने के पानी में से गुजारा जाता है। जो वहाँ पे गैस प्रोड्यूस हुआ उसको हम लोग चूने के पानी से गुजारा जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है चूने के पानी का टेस्ट। ठीक, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर एग्जाम में तो कोई जब NCERT में दिया गया है तो कब उसका मन खिसक जाएगा एग्जामिनर का, दे सकता है, एक बार पढ़ लो, उसमें क्या है। देखो अब बात है कम मात्रा में, जब मतलब लेस अमाउंट में CO2 गैस को चूने के पानी से गुजारते हैं तो पानी सफेद हो जाता है। जब भी CO2 को चूने के पानी में से गुजारते हैं तो चूने का पानी सफेद हो जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण होता है। देखिए एकदम क्या गजबे कॉन्सेप्ट है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को CO2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनता है। ठीक, देख लो अच्छा से, यहाँ पे रिएक्शन को देख लो, ये समझ रहे हो ना। एक्वस में होता है वाटर, जी में होता है गैस, एल है लिक्विड, और यहाँ पे एस होता है सॉलिड। ठीक, देखो अब अच्छा से समझो यहाँ पे। देखो अब पढ़ते हैं एक तनुकरण। क्या तनुकरण, जल में, क्या में, जल में अम्ल या क्षार, मतलब जब भी हम लोग वाटर में या तो अम्ल या क्षार मिलाते हैं तो उसकी सांद्रता क्या होती है, कम करने की प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। मतलब जब भी किसी में वाटर मिलाते हैं एसिड या क्या क्षार में, मतलब अम्ल में, तो वो क्या होता है, उसकी जो सांद्रता होती है ना वो कम हो जाती है। उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तनुकरण। इसमें देखो एक चीज याद करना, जब भी तनुकरण होता है तो अम्ल में पानी डालना चाहिए या पानी में अम्ल, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला कि अगर हम लोग तनुकरण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तनुकरण, तो किसी भी तनुकरण के दौरान पहले अम्ल में पानी डालना चाहिए या पानी में अम्ल, मतलब बोला जाता है ना एसिड रखो, कोई एक बीकर ले लो, तो पहले उसमें पानी डालेंगे या उससे पहले एसिड डालेंगे। कभी देखो लैब में, लैब गए हो गए आप लोग, तो जो बीकर होता है वो फट जाता है, ब्लास्ट। क्यों ऐसा होता है, देखो तनुष्करण जो है ना एक ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया, क्या है, ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया है। जब भी हम अम्ल और पानी को मिलाते हैं, मतलब एसिड और वाटर को मिलाते हैं, तब अधिक मात्रा में जब भी मिलाएं बम सा ऊर्जा निकलती है। इसलिए तनुकरण के लिए जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिलाना चाहिए, ठीक ना। यदि हम अम्ल को में जल डालेंगे तो अधिक मात्रा में ऊष्मा पैदा, मतलब पहले से एसिड रखा हुआ है उसमें पानी डाल दिए भाई, तो बीकर टूट जाता है, हो सकता है तुम्हारा मुंह भी फूल जाए, ठीक ना। कहाँ फूल जाए वो तुमको भी नहीं पता चले, इसलिए पहले क्या होना चाहिए, जल डालो हल्का हल्का, उसमें एसिड डालो, ठीक ना। ये न पता चले हम डाल दिए ऊपर से पानी डाल दी कस के ले, मुंह कान सब हो गया क्या, बराबर हो जाता है। ऐसा मत समझना, लेकिन ये जरूरी है, बहुत से लोग ऐसा गलती कर देते हैं, ठीक ना, इसलिए मैंने बता दिया। कोई दिक्कत, देखो अब तो सबसे बड़ा सवाल जो है ना पीएच। भाई साहब पीएच होता क्या है, पहले तो इसी नहीं समझ में आता किसी को। देखो अच्छे से समझो, ठीक ना, हल्का पानी पीता हूँ एक से। देखो पीएच का अर्थ क्या होता है, पीएच का काम क्या होता है पहले बताओ। देखो पीएच नापने, पीएच होता है ना एक स्केल है, क्या है, पीएच एक स्केल है जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होता है, मतलब डाइल्यूशन होता है हाइड्रोजन आयन का। देखो पीएच से तक कर सकते हैं ना, कोई पदार्थ अम्ल है
क्षार है, लवण है, और अगर अम्ल है तो प्रबल है या दुर्बल है, क्षार है तो प्रबल है या दुर्बल है। उसी को क्या बोलते हैं, पीएच। देखो पीएच का अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। किसी भी सॉल्यूशन में, मतलब किसी भी विलयन की प्रकृति उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की मात्रा पर निर्भर करता है। मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी सॉल्यूशन है धरती पे नेचर में, तो उसका मतलब कैसा सॉल्यूशन है किस पर निर्भर करेगा, उसमें एक हाइड्रोजन आयन के साथ, ठीक ना। देखो पहले देखो हाइड्रोजन आता है ना, एक स्केल होता है जो 0 से लेके 14 तक होता है, इसका मिड होता है 7, 14, ठीक। इसको बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। और 1 से 7 दो होता है ना, 2 3 4 7, 7 के इधर आ गया, 7 नहीं, 7 के इधर आ गया तो इधर हो गया आम्ल, और इधर चला गया तो क्या हो गया, क्षार, ठीक। अधिक पीएच का मान 7 से कम होता है, मतलब 6.9 भी है ना तो क्या है, अम्ल है, ठीक ना। और 7 है तो उसे बोलते हैं उदासीन कहलाता है, मतलब वो न्यूट्रल है। और 7 से अधिक है तो उसे बोलते हैं विलयन कैसा है, क्षारीय। मैंने क्या बताया, 7 से कम हो गया है तो अम्ल, 7 से ज़्यादा हो गया तो क्षारीय, और 7 हो गया तो उदासीन। 3 तरह का पीएच होता है। कोई दिक्कत? अगर बोले, अगर इसमें प्रबल और दुर्बल पूछ ले तो प्रबल एकदम मतलब शक्तिशाली 1 होगा, अम्लीय में 1 होगा, और इसमें 14 होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 सेकेंड, देखो अब पीएच का पैमाना, मतलब पीएच कितना होता है, देखो मैंने बता दिया, सब वही है, ठीक ना। 0 से 7 के बीच रहा तो अम्लीय हुआ, 7 से 14 हुआ तो क्षारीय हुआ, 7 हुआ तो क्या हुआ, उदासीन हुआ। इसको पढ़ लेना, ठीक ना, बस वही लिखा हुआ है जो मैंने बताया। अब देखो, अब तो बढ़िया सवाल आया भाई। लिखा हुआ है पीएच का बदलाव के कारण हमारे दांतों में क्या क्षय होता है। देखो हमारे दांत होते हैं ना, का क्षय तब शुरू होता है जब हमारे मुंह के पीएच मान 5 से कम हो जाता है। मतलब जब भी हमारा मुंह का पीएच, मुंह में जो सलाइवा होता है उसका पीएच 5 से कम हो जाए तो इसी कारण दांतों में क्षय हो जाता है, ठीक ना। दांतों का बाहरी हिस्सा सख्त है, जो किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ठीक ना। पूछेगा दांत का बाहरी हिस्सा क्या चीज़ से बना हुआ होता है, तो कैल्शियम फास्फेट का। एकदम आराम से सुनो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिखा हुआ है कि मुंह में उपस्थित अम्लीय वातावरण, कौन सा मुंह में होता है वातावरण, एसिडिक होता है, जो दांतों को कैल्शियम फास्फेट की परत को धीरे धीरे खत्म करने लग जाता है और दांत सड़ने लगते हैं। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक ना। इसके अलावा हमारे मुंह में उपस्थित दांतों के चिपकने भोजन पर जीवाणु होते हैं जो भारत, बड़े ये सब फर्जी है, ये सब मत उतना इम्पोर्टेंट है। मैं लिख दिया कि हो सकता है कोई एग्जाम सीबीएसई से में पूछता है, बिहार बोर्ड में ना पूछता है। अब आप लोग को एग्जाम बिहार बोर्ड देना है तो ज़्यादा काहे पढ़ना, जो परीक्षा में आए बस वही पढ़ो। देखो इसका कैमरा में पूरा नहीं आ रहा है। दांतों को सड़ने से कैसे बचाया जा सकता है। मान लो किसी का दांत गया रहा है, सड़, क्या हो रहा है, दांत सड़। देखो दांतों को सड़ने से पहले 3 उपाय बहुत जरूरी है। तो खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। अरे जब भी खाना खाओ ना तो कुल्ला करो एकदम अच्छे से। नीम और बबूल है ना, उसके दतवन से मुंह धोवो, ठीक। और हर रोज मुंह धोवो, इन्हें अगर पता चला कि चल ना कल धो लेंगे। बहुते लोग होता है कि कोढ़ी आदमी आलसी होता है, अरे आज ना धोने का होगा। उदाहरण देता है ऐसा भी ना, कहने का मत, बोलता है सिर मुंह धोता है। अरे भाई एक से एक लोग हैं, देखो वहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो एक होता है ना पौधा में पीएच का प्रभाव, पौधा में पीएच का फैल जा भाई, नहीं फैले, हाँ। जितने भी वस्तु होते हैं, जो भी वस्तु और पौधा, पीएच का प्रभाव बहुत पड़ता है। सभी जीवधारी जीवन का एक निश्चित पीएच के दायरे में व्यतीत होता है। मतलब जो भी चीज धरती पे है, नेचर में है, सबका एक पीएच होता है।
ऐसा नहीं मतलब कोई चीज़ पीएच नहीं होता है। देखो मिट्टी और पेड़ पौधों में क्या असर होता है, देखो कभी सुना है एसिडिक रेन, अम्लीय बारिश, बारिश नहीं अम्लीय बारिश नहीं वर्षा हो बोलो। देखो जब भी होता है ना वर्षा एसिडिक वाटर, उससे वहाँ जो कोई मिट्टी होता है ना उसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक ना, जिससे पेड़ के पत्ते होते हैं ना वो झड़ने लग जाते हैं और ज़मीन पे जो छोटे छोटे जीव होते हैं सब मर जाते हैं। जो पता है उन लोग जीव का बहुत बुरा रोल होता है हमारे एटमोसफियर को, डिकम्पोजिशन, जो भी हमारे यहाँ धरती को मिट्टी को उपजाऊ बनाने में बहुत ही रोल होता है, सब जाता है मर। भाई एसिडिक रेन के कारण नहीं मरता है ना, इसका असर बहुत पड़ता है, बस ऐसा समझो ठीक। अब देखो ये तो पढ़ लिए पेड़ के बारे में, तो हमारे शरीर में क्या पड़ता है, इसका असर होता है मतलब ह्यूमन, तो मानव शरीर के पाचन तंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखो हमारे पेट का, हमारे मुंह का पीएच कितना होता है, पहले देखो 7 होता है, पेट के पीएच 7 से कम तथा छोटी आंत में जो होता है ना 7 से अधिक होता है। मतलब पेट में क्या होता है 7 से कम होता है, लेकिन आंत में बेसिक होता है, ठीक ना, और पेट में एसिडिक होता है। न कहा जाता है कि Cl से पाया जाता है स्टोमक में। देखो हम यह कह सकते हैं कि मुंह भी उदासीन, मतलब जो माउथ है जहाँ पे सलाइवा होता है वो उसका मन 7 होता है, ठीक ना, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। पेट में अम्लीय और आंत में क्षारीय होता है, ठीक, जिससे हमारे भोजन पचने में सहायता होती है। चलो एक एंटासिड है, अरे ढकार आता है ऐसे होता है ना भाई ढकार, चलो मेरा भी आ गया, जो बोले तो आ गया। एंटासिड क्या होता है, वह पदार्थ जिनको खाने से एसिडिटी से छुटकारा मिलती है उसी को बोलते हैं एंटासिड। एंटासिड मतलब जिसको खा लिए और उसी से अगर एसिडिटी से छुटकारा मिल जाए, बोलते हैं इसे यार एसिडिटी है, इनो पियेंगे, उसी को बोलते हैं एंटासिड, ठीक ना। इसमें देखो दुर्बल क्षार के प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। एक होता है अपच, मानो को खा लिया एकदम, खाना चाहिए 10 रोटी खा लिया 20 रोटी, हो गया अपच, उस अपच को मारा ढकार दे रहा। तो इसके लिए क्या क्या उपाय है, कैसे बच सकते हैं इसके लिए, देखो जब भी ऐसा हो तो पचाने के लिए पहले हम लोग, अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है। देखो जब भी भोजन शरीर में जाती है अमाशय में अम्ल की जरूरत होती है, मतलब कोई एसिडिक मिल जाए जिसके लिए हम लोग खट्टी ढकारें आने शुरू हो जाती है। इसके उपचार के लिए दुर्बल क्षार, मतलब दुर्बल क्षार या एंटासिड खा लेते हैं, इससे क्या होता है खट्टी ढकार आना बंद हो जाती है। ना बोलता है ढकार आ रहा है अरे नींबू पानी पी ले, तो नींबू पिए एसिडिक हो गया, एसिडिक नहीं क्षारीय है, ठीक ना, दुर्बल, पूरा तेरे एसिड पी लिया कोई जाके, अभी एक से एक ना धरती पे है इंसान। अब देखो एक क्वेश्चन है दिखाई दे रहा है, चलो मैं पढ़ लेता हूँ रेड पेन से, इसलिए मधुमक्खी या चिंटू जैसे जीव अपना बचाव कैसे करते हैं। मानो कोई मधुमक्खी है तुम्हें काट लिया, इससे हम लोग बचाव कैसे करते हैं। जब भी कोई मधुमक्खी हमें काटती है ना, देखते मुंह कान सूख जाता है, किसी की मधुमक्खी काट लेता है तो क्या होता है मुंह कान सूख जाता है। देखो जब कोई मधुमक्खी हमें काटती है तो वो अपने डंक से हमारे शरीर में अम्ल छोड़ देती है। क्या छोड़ देती है, अम्ल। इसी से अम्ल के कारण हमारे शरीर के उस भाग में दर्द शुरू हो जाता है। इस अम्ल के प्रभाव को खत्म करने के लिए दुर्बल क्षार का प्रयोग करते हैं। कौन सा क्षार का, दुर्बल। इसीलिए मधुमक्खी द्वारा काटे जाने पर उस जगह पर टूथपेस्ट, मीठा सोडा जैसे दुर्बल क्षार लगाते हैं। समझी, समझे सभी लोग, एकदम मस्त से पढ़ते रहो, ठीक ना। जब हम तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं भाई तो तुमको भी मेहनत करना पड़ेगा, और वीडियो को तो वायरल करो एकदम। देखो भाई सबसे यूनिक है, इतना बेसिक से एकदम जीरो लेवल से आप लोगों को इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो आप लोग को हक बनता है ना भाई कि शेयर करें। बहुत ही जल्द 1K सब्सक्राइबर भी पूरा हो, ठीक ना। जितना उसके वीडियो को एकदम शेयर करो। और आप लोग का एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
ठीक, ये हो गया। अब देखो भाई, सबसे लास्ट पोर्शन में जा रहे हैं हम लोग। ये तो देखो, इसमें याद करना है, इसमें मेरा काम बहुत ही कम है, इसमें आपका काम ज़्यादा है, हम मेरा काम कम है। बोल रहा है सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक से बनने वाले रासायनिक पदार्थ का नाम बताइए। क्या क्या बनता है, देखो पहले नाम सुनो कौन कौन सा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड उसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। तीसरा है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, उसके धोवन सोडा मतलब वो वॉशिंग पाउडर। चौथा है कैल्शियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। पांचवा है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 5 है, ठीक ना। पांचों को रासायनिक सूत्र, इसका उपयोग सभी आदमी चाहिए। एकदम मुझवानी कोई पूछे सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या है, कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का नाम बेकिंग सोडा, ठीक। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का धावन सोडा, कैल्शियम क्लोराइड का ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट का प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो, सबसे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका साधारण नाम होता है कास्टिक सोडा, रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, रासायनिक सूत्र NaOH। भाई यहाँ तक देखो, बनाने की विधि दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मैं बोल देता हूँ। एक बर्तन में पानी लीजिए, तो नमक डाल दीजिए, ठीक ना। इसमें इलेक्ट्रोड डाल के विद्युत धारा गुजारिए। उतना जरूरी नहीं है भाई साहब। चलो मैं यहाँ बताता हूँ, इसकी जगह है, हाँ है ये। एक भाई, एक बर्तन ले ले, ठीक। उसमें वाटर मिला दे भाई साहब, नमक डाल दे, साल्ट, इलेक्ट्रोड रॉड ले ले, उसमें से लाइन पास कर दे, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे, ठीक ना। जहाँ कैथोड होती है ना, वहाँ पे हाइड्रोजन निकलती है, एनोड पे क्लोरीन निकलती है, और बर्तन में बच जाता है NaOH। समझा? मतलब पानी नमक में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दिए, देखो पानी नमक में क्या दिए, इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रोजन निकलता है कैथोड पे और क्लोरीन निकलता है एनोड पे। जो एनोड में से नेगेटिव, पॉजिटिव हुआ कैथोड। एकदम इजी है भाई, कुछ नहीं है, बस इसको अच्छे से पढ़ो तो कोई दिक्कत। देखो दूसरा आता है रासायनिक अभिक्रिया कैसे बनता है। देखो सोडियम क्लोराइड को हम लोग पानी से मिलाए, बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। इसका उपयोग देखो उद्योग में होता है, मतलब कोई फैक्ट्री में, लेबोरेटरी में काम आता है, साबुन बनाने में भी काम आता है। किसका आया? सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा, बहुत ही है भाई। और वनस्पति तेल में भी आता है। अब बात देखो, ये मीठा सोडा मतलब क्या बोले, बेकिंग सोडा जो खाते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला क्या है? पर NaSCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट। कोई दिक्कत? इसका अच्छे से देखो पहले। इसका बेकिंग सोडा का नाम होता है NaHCO3। देखो इसमें बनाने की विधि, अरे इसमें तो कोई जरूर नहीं है। देखो NaCl है, वाटर है, प्लस CO2 है, प्लस अमोनिया है, तो बन गया NH4Cl प्लस NaH। देखो एकदम आराम से दिखा देता हूँ, ठीक है एकदम। देखो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देखो भोजन को में उपयोग किया जाता है, खाने में, दवाई बनाने में, उद्योग और लेबोरेटरी में, और कपड़े धोने का सोडा भी इसी से बनता है। देखो अब धावन सोडा मतलब वॉशिंग पाउडर, इसका देखो यहाँ पे एकदम अच्छे से देखो,
इसका फार्मूला होता है Na2CO2 10H2O। यह कैसा होता है? क्षारीय होता है। बनाने की विधि, इसको बनाने के लिए हम लोग देखो NaCO3 को जब तोड़ते हैं सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 मिलता है, ठीक ना। फिर इसी को हम लोग जो बना Na2CO3 इसको वाटर में हम फिर देते हैं तो बनता है सोडियम कार्बोनेट इंटू 10 वाटर, मतलब 10 मोलिक्यूल किसके? पानी के। इसका यूज कहाँ है भाई? ये तो खुद जान लो, कपड़ा धोने के लिए, कागज में बनाने के लिए, लैब में, ठीक ना। एक देखो इधर पे एकदम रासायनिक नाम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ब्लीचिंग पाउडर, क्या? ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ये बनता कैसे? जब भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक ना। इसका उपयोग करते हैं पानी में उपस्थित हानिकारक कीटाणु मारने के लिए। नहीं होता है मच्छर उसे गांव घर में लगता है ब्लीचिंग पाउडर छीट दे, ठीक ना, लैब में उपयोग करते हैं। ये देखो लास्ट में पहुंच गए हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहले इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O, हाफ H2O। देखो इसको बनाने के लिए जिप्सम को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, ठीक ना। इसका उपयोग देखो घर को सजावट में आता है, घर और मात्र सजावट में, उद्योग और लेबोरेटरी में इसका उपयोग किया जाता है। इसका सबसे बड़ा महत्व पानी मिलाने पर सख्त पदार्थ बदल जाता है। अरे ये सब ऐसे होता है। वो आया देखो लास्ट है क्या? क्रिस्टलीय जल। वह जल जो किसी अणु के साथ क्रिस्टल रूप में विद्यमान होता है उसे बोलते हैं क्रिस्टल जल कहते हैं। धावन सोडा के अणु में 10 जल के अणु उद्धापन होते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? नीले कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 डॉट 5H2O में 5 क्रिस्टल जल के हुए, धावन सोडा में कितने? 10 क्रिस्टल जल के हुए, बस। अब देखो उतना नहीं रहा, देखो क्वेश्चन है, आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। लेकिन मैंने सोचा चलो भाई चैप्टर तो हो गया कंप्लीट, कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा देते हैं। क्या? कुछ क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस जरूरी है ना भाई, पढ़ लेने से थोड़ी कुछ होता है, साथ में प्रैक्टिस करोगे 2-4-10 क्वेश्चन। इसका मैं कल ऑब्जेक्टिव लाऊंगा, अभी तो सिंपल सब्जेक्टिव का कराता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़े अच्छे से। जब भी कॉपर सल्फेट को, किसको? कॉपर सल्फेट को गर्म करते हैं तो वो सफ़ेद क्यों हो जाता है? कॉपर सल्फेट में क्या हुआ? CuSO4 गर्म करते हैं ना तो सफ़ेद हो जाता है, क्यों? देखो कॉपर सल्फेट में क्रिस्टल के जल के 5 अणु होते हैं जिसमें इसका रंग नीला होता है। गर्म करने पर यह क्रिस्टल, जब भी हम लोग गर्म करते हैं कॉपर सल्फेट को तो इसमें 5 क्रिस्टल वाटर होते हैं जो कॉपर सल्फेट से निकल जाते हैं। इसके बाद कॉपर सल्फेट निर्जल, वाटर नहीं होता है, बिना वाटर के सूख गया, पाउडर के रूप में कैसा होता है? सफेद रंग का होता है, ठीक। एक और है आसुत जल। आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करते जबकि वर्षा का जल करते हैं, क्यों? अब भाई साहब क्वेश्चन तो अच्छा है। आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करते जबकि वर्षा का जल करता है, क्यों? देखो आसुत जल मतलब होता है शुद्ध जल, इसमें किसी प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं होती है, ठीक ना। या इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास नहीं करते हैं शुद्ध जल में।
परंतु वर्षा के जल में सब चीज़ पाया जाता है, आम्ल, लवण, क्षार, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। बस इतना याद रखना, जो हवा शुद्ध है उसमें ना आम्ल होगा ना कुछ होगा, कोई अशुद्धियाँ नहीं होगी, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब लेकिन वही वर्षा के रेन में सब चीज़ रहता है। एक क्वेश्चन है, देखो, बेकिंग सोडा मिलाने पर दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है? अगर बेकिंग सोडा मिला लिए हम दूध में तो उसमें दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है? देखो, दूध में होता है लैक्टिक अम्ल, जिसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वृद्धि होती है। लेकिन अगर दूध से दही बदलते हैं तो बेकिंग सोडा डालने से यह हो जाता है क्षारीय, जिससे इनमें उतना लैक्टोबैसिलस नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें हल्का समय लगता है। कब कभी तो होता भी नहीं है, बदलता भी नहीं, क्योंकि दूध खराब हो जाता है। क्या क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं? यदि हाँ तो वो क्षारीय क्यों? तो क्षारीय हाइड्रोजन में हाइड्रोजन आयन होते हैं, मतलब बोल रहा है